नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं द न्यूज़ राइट। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं झारखंड पार्टी के उम्मीदवार संतोष महतो जी। ये झारखंड पार्टी के औपचारिक रूप से घोषित उम्मीदवार हैं रामगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए। संतोष जी, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल पे। आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में समय निकालकर हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी आपके चैनल को पसंद करने वाले हैं, सभी को हुल खतियानी क्रांतिकारी जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी, अभी जो वर्तमान परिदृश्य चल रहा है विधानसभा चुनाव का, इसमें हम देख रहे हैं कि दो पार्टियां जो हैं, एक तो कांग्रेस पार्टी और दूसरी आजसू पार्टी, आजसू बोलिए या एनडीए बोलिए, तो उनके बीच में संतोष महतो खुद को कहाँ पाते हैं? आपको बता दूं कि पार्टियां ये कहीं और के लिए पार्टी होंगे, लेकिन जिस लेवल के प्रत्याशी इन लोगों ने रामगढ़ में उतारा है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर आजसू, इनको पार्टी कहना जो है वो आज के समय में तर्कसंगत नहीं है। अयोग्य, कम पढ़े लिखे और कम जानकार लोगों को प्रत्याशी बनाकर इन दोनों पार्टियों ने रामगढ़ विधानसभा में अपनी भद पिटवा रखी है। नहीं, लेकिन प्रकाश चौधरी की जो पत्नी है सुनीता चौधरी जी, वो तो शिक्षिका रह चुकी हैं, पढ़ी लिखी हैं, उनको शिक्षाविद कहा जाता है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कहने वाले लोग तो चंद्रप्रकाश चौधरी जी को विकास पुरुष भी कह डालते हैं। कहने वाले लोगों की क्या है, वो तो कुछ भी कहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2011 के सेंसस में रामगढ़ जिला 73% साक्षर लोगों का जिला है, यानी 100 में से 73 लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं। तो इन पढ़े लिखे लोगों का प्रतिनिधि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, विजनरी, अच्छा प्लानर, दूरदर्शी नेता होना चाहिए था। दूरदर्शी प्रत्याशी इन लोगों ने नहीं चुना है। असक्षम लोगों को इन लोगों ने प्रत्याशी बनाया है। और ये जो दो प्रत्याशी हैं, ये बिल्कुल सिर्फ मुखौटे भर है, इनके पीछे जो है अलग चेहरे काम कर रहे हैं। ठीक है। संतोष महतो जो है, जब मैंने आपका एक विज्ञापन देखा या यूं कहें कि एक प्रमोशनल फ़ोटो देखा, तो उसमें जो आपकी डिग्रियां हैं, तो मैं थोड़ा सा हैरानी में आ गया कि संतोष महतो ने इतनी सारी डिग्रियां ले ली हैं, तो इतनी पढ़ाई करने के बाद राजनीति में आने का मकसद जो है वो क्या है आपका? राजनीतिक परंपरा ऐसी चलती आ रही है कि लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि जो राजनीति में है वो या तो बेरोजगार होगा, या कम पढ़ा लिखा होगा, या करियर के किसी अन्य विकल्पों में उसको स्कोप नहीं मिल पाया होगा, सफलता नहीं मिल पाया होगा, तो अचता पछता कर वो राजनीति में आया है। हम लोग इस सोच को, इस धारणा को बदलने के लिए राजनीति में आए हैं। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बता दूं कि मैं 4 विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट हूं। साथ ही साथ बिहार टेट, झारखंड टेट, सीबीएसई टेट क्वालिफाइड हूं। मैंने रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों में काम किया है। उसके बाद बिहार सरकार की नौकरी छोड़ी है, फिर झारखंड सरकार की नौकरी छोड़ी है, और उसके बाद रामगढ़ जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मामले में काम करता रहा हूं। 2016 से लगातार मैं संघर्ष कर रहा हूं कि यहाँ के लोगों को प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट के मैक्सिमम और अपॉर्चुनिटीज रामगढ़ जिले में ही उपलब्ध हो सके। लगातार 10 वर्षों का प्रयास है कि लोग मुझे पहचानते हैं कि मैं यहाँ पे एक आंदोलनकारी के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में, एक करियर काउंसलर के रूप में मैं काम करता रहा हूँ। लेकिन वर्तमान जो रामगढ़ की परिस्थिति है, यहाँ पर राजनीतिक विकल्प का सर्वथा अभाव दिखता है, और मजबूरीवश मैं राजनीति में आया हूँ, क्योंकि अगर एक बड़ी आबादी जो साक्षर लोगों की आबादी है, उनका प्रतिनिधित्व अयोग्य लोगों के हाथ में होगा, तो 1-2 नहीं बल्कि यहाँ के 3,34,000 वोटर जो एडल्ट वोटर हैं, वयस्क वोटर हैं, उनका फ्यूचर, उनका करियर क्या होगा? बिल्कुल अंधकारमय होगा। तो उनके भविष्य को सजाने के लिए, उनके भविष्य को संवारने के लिए हम जैसे योग्य प्रत्याशियों को मैदान में आना ही पड़ता है। ये राजनीति की परंपरा है और यही सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारी है। चलिए, बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि आपने झारखंड पार्टी का दामन थामा, ठीक है, एक निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ना क्यों नहीं आपने उपयुक्त समझा? कोई पार्टी का सिंबल ही आपको क्यों जरूरी लगा? आजसू जैसी पार्टी जिस विधानसभा में सत्ता पे रहती है, तो इनका पहला जो फॉर्मूला होता है, ये चुनाव को इतना खर्चीला बना देते हैं कि इनकी कोशिश होती है कि जो बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं, जो मध्य वर्ग के लोग हैं, वो चुनाव लड़ ही ना पाए।
तो ऐसी परिस्थिति में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे इन लोगों को कंटेस्ट देना थोड़ा मुश्किल हो सकता था। लेकिन जिस तरीके का पब्लिक का रिस्पांस है, जिस तरीके से लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, जिस तरीके से युवाओं का रुझान हमारी तरफ है, जिस तरीके से महिलाएं, मजदूर, किसान, व्यवसायी और मेहनत का वर्ग हमें समर्थन दे रहा है, मैं निश्चित तौर पे ये दावा कर सकता हूं कि अगर मैं निर्दलीय भी चुनाव लड़ता तो मैं चुनाव जीतता। लेकिन झारखंड पार्टी का एक बहुत ही बृहद और बहुत ही समृद्ध इतिहास रहा है, तो मुझे लगा कि वर्तमान परिस्थिति में झारखंडियत की बात चल रही है, झारखंड में झारखंडी मुद्दों को मजबूत बनाने की बात चल रही है। ऐसे समय में सबसे उपयुक्त पार्टी के तौर पर मुझे झारखंड पार्टी ही लगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बारे में क्या राय रखते हैं संतोष महतो? अब तक के झारखंड स्थापना के आज तक में सबसे अयोग्य, सबसे बड़े झूठे और सबसे बड़े वादा खिलाफ मुख्यमंत्री के रूप में मैं हेमंत सोरेन को जानता हूं और मानता हूं। हम युवाओं से बहुत बड़ी गलती हुई है कि हमने एक आदिवासी नेता समझकर, अपने झारखंडी माय माटी मानुष के बच्चे के रूप में समझकर, नेता के रूप में समझकर हम लोगों ने इनको समर्थन दिया। हमारी उम्मीदें इनसे जुड़ी हुई थी कि हमें शिक्षा हासिल हो पाएगा, व्यवस्था परिवर्तन हो पाएगा, राज्य सुख समृद्ध हो पाएगा। लेकिन उन्होंने तमाम अपेक्षाओं को दरकिनार करते हुए कुछ चापलूसों के साथ में, कुछ दलालों के साथ में, कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ में साठ गांठ कर पूरे राज्य का माहौल बिगाड़ रखा है। अच्छा, लेकिन हेमंत सोरेन जी कहते हैं कि उन्होंने 1932 का खतियान विधेयक जो है वो पास करवाया विधानसभा से। फिर वो कहते हैं कि उन्होंने नई नियोजन नीति भी बनाई। अब ये चीज़ें हाईकोर्ट से या राज्यपाल के स्तर पर अगर लौटा दी जा रही हैं तो फिर वो क्या करेंगे, क्या कहेंगे आप? ये जो वर्तमान राज्य सरकार है, ये क्रेडिट लेने की होड़ में, झूठा क्रेडिट लेने के होड़ पे अनाप शनाप कानून बना रहे हैं, अनाप शनाप घोषणाएं कर रहे हैं। मैं आपको एक आध उदाहरण बता देना चाहता हूं कि झारखंड सरकार ने एक कानून बनाया है जिसके तहत स्थानीय लोग 5 करोड़ तक की ठेकेदारी ले सकते हैं। आपने झारखंडियों के या यहाँ के युवाओं को, यहाँ के व्यवसायियों को उस हालत में छोड़ा कहाँ है कि वो 5 करोड़ की ठेकेदारी ले पाएंगे? तो ये बस एक घोषणा है, इस कानून का प्रैक्टिकल आउटपुट कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ अभी 2 महीने पहले एक कानून बना जिसमें राज्य सरकार ने यह घोषणा किया है कि निजी जो कंपनियां हैं उसमें स्थानीय 75% लोगों को नियोजन देना है। अब आप मुझे बताइए कि उन 75% वैकेंसियों में या उन 75% भागीदारी के लिए राज्य सरकार ने क्या प्रयास किए? किस तरीके से ये सुनिश्चित करेंगे कि क्षेत्रीय या निजी कंपनियों में स्थानीय लोग अपनी नियोजन की भागीदारी हासिल कर सके? उसका कोई रोड मैप, कोई कानून, कोई प्रावधान तो इन्होंने रखा नहीं। इस तरीके से ही 1932 का इन्होंने घोषणा तो कर दिया। अगर इनकी इच्छा शक्ति होती और इनके मन में होता कि झारखंडियों की जो सबसे पुरानी मांग है, सबसे महत्वपूर्ण मांग जो है खतियान का, वो घोषणा कर सकते थे कि नाउ और फ्रॉम दिस डेट आपकी जो है स्थानीय नीति लागू हो गई है और धड़ाधड़ जो है ये नियुक्तियां कर सकते थे और लोगों को रोजगार 1932 के खतियान के आधार पर दे सकते थे। पर ये चाहते ही नहीं है कि कभी झारखंडी हित में या झारखंडियों के भलाई के लिए कोई नीति बने, कोई कानून बने और झारखंडियों का भला हो पाए। ये ठीक है। एक बात बताइए कि कोई भी राजनीतिक दल सरकार में आ जाए, ठीक है, लेकिन एक समस्या यथावत बनी रहती है और वो समस्या है कि प्रखंड कार्यालयों में और थानों में जो भ्रष्टाचार है, जिससे कि आम आदमी को सबसे पहले साबका पड़ता है। तो संतोष महतो इस दिशा में क्या प्रयास कर सकते हैं? सबसे पहला जो वजह बना कि मैंने एक अच्छे भले करियर को छोड़कर अगर राजनीति का जो कठिन मार्ग है उसको चुना हुआ है, तो कहीं ना कहीं शुरुआत से ही मुझे बड़ी चुनौतियां पसंद हैं। 2016 में जब हमने संगठन बनाया और हम लोग ब्लॉक में, जिले स्तर पे, थाने में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, यहाँ जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो लोगों को इंसान ही नहीं समझते। हर तरफ पैसे का बोलबाला है, आप पैसा देंगे आपका काम होगा, अन्यथा आपको डेट पे डेट मिलता रहेगा, समय पे समय मिलता रहेगा, तारीख पे तारीख मिलता रहेगा। ब्लॉक में, सरकारी कार्यालयों में, जिला में, थाना में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है हमने मुहिम छेड़ा। 2016 से लगातार हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे हैं और यही वजह है कि रामगढ़ में संतोष महतो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला इकलौता प्रत्याशी दिखता है, इकलौता आंदोलनकारी दिखता है।
चलिए ठीक है। एक नया खिलाड़ी आजकल झारखंड की राजनीति में काफ़ी छाया हुआ है। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जयराम महतो जी जो हैं, जो कि शायद 2024 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, एटलीस्ट ऐसा समझ में आता है। तो जयराम महतो के बारे में क्या विचार हैं आपके? निश्चित रूप से जयराम मेरे छोटे भाई हैं। बहुत सारे मौक़ों पे वो मुझसे कॉल पे बातचीत भी होती है, बहुत तरीके का मार्गदर्शन भी हम लोग दोनों में आपस में शेयर होता है। हमारा बहुत ही मधुर संबंध है। मैं व्यक्तिगत रूप से उनको बहुत पसंद करता हूं और वो भी मुझे एडमायर करते हैं। एक क्रांतिकारी के रूप में, एक आंदोलनकारी के रूप में उन्होंने जो ख्याति हासिल की है, निश्चित रूप से हमारा दिल गदगद होता है कि हमारा छोटा भाई इतनी बड़ी लोकप्रियता हासिल करता है। अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसी परिपाटी में जयराम जिस तरीके से स्थानीय नीति की बात करते हैं, नियोजन नीति की बात करते हैं, उद्योग नीति की बात करते हैं, स्थानीय नीति की बात करते हैं, झारखंड में झारखंडियत मजबूत हो उसकी बात करते हैं। इसी परिपाटी की शुरुआत हमने आज से 5 से 6 साल पहले जय झारखंड अभियान के माध्यम से किया था और उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया है। तो बहुत खुशी होती है कि हमारी मुहिम, हमने जो स्थानीयता की बात कही थी, हमने जो नियोजन का बात कहा था, हमने जो कहा था कि झारखंड में रहने वाले यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों का विशिष्ट पहचान होना चाहिए, उस कड़ी पे ही जयराम भाई आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग उनके साथ में हैं और जिस तरीके से ये आंदोलन मजबूत हुआ है, हमें खुशी होती है कि जिस कड़ी की शुरुआत हमने की थी उसको मुकाम तक ले जाने के लिए जयराम और हमारी टीम संयुक्त रूप से प्रयासरत है। यानी 2024 में अगर जयराम महतो नई पार्टी की घोषणा करते हैं तो क्या समझना चाहिए कि संतोष महतो उस पार्टी का एक इम्पॉर्टेंट चेहरा होंगे? आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर हमने झारखंड पार्टी का दामन थामा है तो कहीं ना कहीं झारखंडियत, ईमानदारी हमारे नियत में है और अभी फ़िलहाल हमें दूसरे किसी पार्टी का ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं है। ये सारा कुछ भविष्य के गर्भ में है। जब वो पार्टी बनाएंगे या एक सांस्कृतिक व्यक्ति के रूप में ही अपनी पहचान को आगे बढ़ाएंगे, ये सब भविष्य के गर्भ में है। तो अभी फ़िलहाल मैं उस मामले में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। चलिए ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, कुर्मी जाति को आदिवासी का दर्जा देने की एक आंदोलन शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल में मैंने देखा कि रेल रोको आंदोलन, या जगह जगह पर कुर्मी लामबंद हो रहे हैं और वो चाहते हैं कि कुर्मी को आदिवासी का दर्जा दिया जाए। इस मामले में आप क्या करना चाहेंगे? इस मामले में मैं यही कहना चाहता हूँ कि तमाम झारखंड के लोग, कुर्मी समुदाय के लोग, कुर्मी आदिवासी समुदाय के लोग एकजुट हो रहे हैं। लेकिन अगर इस भी समस्या के तह पे अगर हम लोग जाएंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि सबसे बड़ा बाधा या सबसे बड़ा व्यवधान कुर्मी को आदिवासी बनने में अगर किसी ने पैदा किया है तो वो क्षत्रिय कुर्मी समाज ने किया है। और इसके मुख्य संरक्षक में रामगढ़ के पूर्व विधायक और वर्तमान गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी, उनके भाई और तमाम कुर्मी नेता, इनका ओरिजिन झारखंड नहीं है, ये झारखंड से बाहर के लोग हैं और उस पर इन्होंने बहुत बड़ी बाधा खड़ी करके रखी है। एक बड़े समय तक इन लोगों ने कुर्मी और कुर्मी के बीच में एक कन्फ्यूजन पैदा करके रखा। तो एक बहुत बड़े समस्या के मामले में, एक बहुत बड़े समस्या के कारण के रूप में भी सीपी चौधरी और उनकी टीम दिखाई पड़ती है और इनके वजह से भी कुर्मी आंदोलन जो है बहुत दिनों तक गुमराह रहा, बहुत दिनों तक हमें अपना हक और अधिकार नहीं मिल पाया। ठीक है। ये बताइए, और ये अंतिम प्रश्न होगा बल्कि, कि संतोष महतो जी रामगढ़ विधानसभा में किन मुद्दों को समझते हैं कि ये सबसे प्राथमिक मुद्दे हैं और इनका हल किया जाना सबसे पहले ज़रूरी है? मैं आपके चैनल के माध्यम से रामगढ़ के तमाम जनता को यह अपील भी करना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई आपका चुनाव में आने का क्या एजेंडा है, आप किन मुद्दों पे काम करेंगे, आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी, उसी तरीके से बाकी दल के लोग भी जब आपके पास आ रहे हैं वोट के लिए, आप उनसे भी यही सवाल पूछिए कि भाई आपने 15 साल रामगढ़ को क्या दिया और आगे आप रामगढ़ को क्या देना चाहते हैं। 3 साल आपने शासन किया, कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूँ। आपने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में विधानसभा को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम किया। इनकी बेहतरी के लिए आपने कोई भी प्रयास नहीं किए। मेरा और झारखंड पार्टी का स्पष्ट एजेंडा है कि प्राइमरी से लेकर पीएचडी तक की शिक्षा हम लोग रामगढ़ के लोगों को रामगढ़ जिले में ही मुहैया करवाएंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं का, बीमारियों का इलाज रामगढ़ जिले के लोग रामगढ़ में ही करा पाएंगे। इसके लिए तमाम तरह का जो भी प्रयास होगा वो हम लोग करेंगे।
और यहाँ पर जो अलग अलग तरीके के 200 से ज़्यादा निजी कंपनियां चल रही हैं, उसमें रामगढ़ के ही लोग नियोजित हो सकेंगे, नौकरी हासिल कर सकेंगे। इन 3 मुद्दों पर झारखंड पार्टी काम करेगी। एक प्रमुख मुद्दा हमारा यह भी होगा कि गोला, दुलमी और रामगढ़ के वैसे क्षेत्र जो कृषि आधारित क्षेत्र हैं, उनको एक स्पेशल एग्रीकल्चर कॉरिडोर के रूप में डेवलप करना, माँ छिन्नमस्ती के जो मंदिर परिसर है उसको, साथ ही साथ सिकदिरी घाटी से लेकर जो ललकी घाटी तक का जो क्षेत्र है उसको एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करना, और हेसापुरा से लेकर नई सराय तक एक दामोदर रिवर पॉइंट के रूप में डेवलप करना। ये तमाम हमारे बृहद योजनाएं होंगी, लेकिन इसके लिए हमें रामगढ़ की जनता का भरोसा चाहिए, उनका समर्थन चाहिए, जो कि भरपूर मात्रा में मिल रहा है। और हम निश्चिंत हैं कि इस बार झारखंड पार्टी और संतोष कुमार प्रचंड बहुमत के साथ रामगढ़ विधानसभा में जीत दर्ज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे संतोष कुमार महतो जी, जो झारखंड पार्टी से रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार हैं, और हमारी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। युवा नेता हैं संतोष जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को हुल और क्रांतिकारी जोहार।